भाई बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और धान की पौध तैयार करने के लिए ये समय भी उचित चल रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन, तो आपको चयन करना होगा उन्नत किस्म के बीजों का, जिससे कि आपको मिल सके स्वस्थ पौध और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा धान का उत्पादन। तो इसलिए जो किसान भाई बहन धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जिससे कि आपको मिल सके भरपूर उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम विस्तार से। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पे होता है और इसका उपभोग भी काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पे होता है और पूरे भारतवर्ष में इसका उपभोग होता रहता है। और इस फसल में एक और ख़ासियत है, इससे जो हम बासमती चावल पैदा करते हैं उसका निर्यात करके हमारा देश काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है और इसका और अधिक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इसका उत्पादन और बढ़ाएँ, अच्छी फसल लें, अच्छी पैदावार करें तो इससे दोगुना फ़ायदा होगा। एक तो देश को अच्छा माल निर्यात करके अच्छा पैसा कमाएगा और साथ साथ में हमारे उपभोक्ताओं को अच्छा चावल खाने को मिलेगा। तो धान की फसल लगाने का सही समय चल रहा है। धान की फसल लगाते रहने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी किस्म का प्रयोग करना है, खरपतवार प्रबंधन कैसे करना है और जल प्रबंधन कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, धान की बुआई का सही समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को बुआई के समय क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि वो सही लाभ उठा सकें, अच्छी पौध तैयार कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें? देखिए, ये समय धान की पौध लगाने का चल रहा है और देश के अधिकतर हिस्सों में 20 या 25 जून तक धान की पौध लगा लेनी चाहिए। हालांकि एक किस्म के ऊपर निर्भर करेगा। जो किसान भाई लंबी अवधि की किस्में लगा रहे हैं उनको धान की पौध जल्दी लगानी पड़ेगी, और जो किसान भाई कम अवधि की किस्म लगा रहे हैं उनको थोड़ी पछेती पौध लगानी पड़ेगी। वो तभी आप अच्छी बढ़वार ले सकते हैं, तभी पैदावार ले सकते हैं। और यहाँ पे उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमें स्वस्थ पौध तैयार होनी चाहिए। अगर पौध हमारी स्वस्थ होगी तभी खेत में उससे अधिक कल्ले निकलेंगे, अधिक बढ़वार होगी और फसल से हमें अधिक आमदनी प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, जब भी हम कोई फसल लेते हैं तो अच्छी फसल तभी ले पाते हैं जब हम फसल में खेत का चुनाव सही प्रकार से करें और सही खेत तैयार करें। तो धान की जो प्रयोगशाला तैयार करनी है या पौध तैयार करनी है, उसके लिए खेत का चुनाव किस प्रकार से करना है और खेत के चुनाव के साथ साथ में खेत की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि किसान भाई स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार कर सकें? देखिए, जब हम नर्सरी की बुआई करने जा रहे होते हैं, बीज की बुआई करने जा रहे होते हैं, उस समय हमें देखना चाहिए कि मिट्टी हमारी अच्छी हो, उपजाऊ मिट्टी हो और वो ऊपरी स्थान पर हो। ऐसा ना हो उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता हो, जल निकास की समस्या हो, यानी जल निकास वाली मृदा लें और ऊंचे स्थान पर लें। और दूसरे, ये पानी के स्रोत के पास होना चाहिए, क्योंकि नर्सरी को बार बार हमें सिंचाई करनी पड़ती है। और दूसरे, खेत हमारा समतल भी होना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से उसमें जुताई करते हैं और खेत में पानी खड़ा रहता है। करीब 5 से 6 सेंटीमीटर पानी खेत में खड़ा कर लें और उसमें 2-3 बार पडलर से या हैरो से या कल्टीवेटर से या मिट्टी पलटने वाले हल से या जो भी यंत्र आपके पास हो उससे आप उसमें जुताई करें, जिससे कि मिट्टी हमारी लेह युक्त हो जाए। और जब आप आखिरी बार उसमें जुताई कर रहे होते हैं उस समय पर हमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में अगर हमें रोपाई करनी है तो उसके लिए उसका 1/10 हिस्सा, यानी कि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। अगर संकर किस्म है तो उसमें 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हम नर्सरी तैयार करते हैं। 1000 वर्ग मीटर में हमें करीब 700 से 800 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद, 10-12 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और अगर जिंक की कमी है तो 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जब आखिरी जुताई कर रहे होते हैं तब उसमें हमें मिला देना चाहिए, अच्छे से मिला देना चाहिए। और अंत में फिर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद हम इस खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हैं। एक क्यारी की चौड़ाई जो है 1.25 मीटर रखनी चाहिए और 2 क्यारियों के बीच में करीब 50 सेंटीमीटर की या आधा मीटर की हम नाली रखते हैं। ध्यान रहे, जो लंबाई है उसकी, वो लंबाई आप सुविधानुसार कर सकते हैं, 2 मीटर कर सकते हैं, 5 मीटर कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 1.25 मीटर रखनी है। ये जो हमारे बीच में नाली बनी है ये सिंचाई का काम कर सकती है और साथ में ज़रूरत पड़ने पर जल निकास का भी काम कर सकती है। और जब हम खरपतवार खेत से निकालते हैं तब नाली में इसमें बैठ के आसानी से
आदमी या मजदूर जो है वो खरपतवारों को निकाल सकता है। डॉक्टर साहब, धान की फसल पूरे देश में होती है और पूरे देश में होने की वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग तापमान है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है और उसी के अनुसार अलग अलग प्रकार की किस्मों का प्रचलन है। तो आप कौन कौन से क्षेत्रफल में, कौन से राज्य में कौन सी किस्म का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं जिससे उनको ज़्यादा उत्पादन मिले और अच्छा उत्पादन मिले? तो आप राज्यवार हमें किस्मों के बारे में जानकारी दें जिससे कि किसान भाई सही किस्म का चुनाव करके अच्छा लाभ कमा सके, अच्छा उत्पादन ले सके। हमें हमेशा उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए और हर क्षेत्र के लिए, हर राज्य के लिए ये किस्में अलग अलग होती हैं और जो अच्छी पैदावार देने वाली किस्में उन्हीं का चयन करें। इनमें से प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। कर्नाटक के लिए IR 30-864, मधु, विक्रम, सुमा, कुसुमा और आकाश, साथ ही पंधान 12, शकुंतला और गौतम। केरल राज्य के लिए अन्नपूर्णा, भारती, ज्योति, रोहिणी, त्रिवेणी, कुंजू, प्रिया, वर्षा, गौरी और श्वेता। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रभात, IR 8, IR 24, जवाहर 75, मैसूरी, बाला, कावेरी, रत्ना, प्रगति, जागृति, क्रांति, गरिमा, अनुपमा और महामाया। महाराष्ट्र के लिए रत्नागिरी 24, करजत 184, करजत 2, रत्नागिरी 3, PKB मकरंद। पंजाब के लिए सहयाद्री 4, बाला, अजय, PR 105, PR 108, PR 109, म्यूटेंट 95, रत्ना और साबरमती। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए गोविंद, मनहर, नरेंद्र 2, PNR 381, रत्ना, पंतधान 10, पंतधान 11, पंतधान 12 और NDR 80। तमिलनाडु के लिए COR 46, ADT 42, ADT 43, ADT 44, करुणा, भवानी, भारती, कावेरी, कृष्णा, कांची, PMK 2। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य के लिए राजेश्वरी, हेमा, शक्ति, कुमार, बाला, IR 20, प्रकाश, विक्रम, वानी, JKR H 401। बिहार एवं झारखंड के लिए पूसा 221, पूसा 169, मैसूरी, साकेत 4, IR 20, IR 24, BR 368, पद्मा, दीपा, सीता, बाला, कावेरी, रत्ना, साबरमती, जानकी, राजेंद्र धान 101, राजेंद्र धान 102, बिरसामती, JKRH 401 आदि। कुछ राज्य हैं हमारे जहां पर बासमती की हम किस्में उगाना चाहते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। वहाँ पर बासमती की हम किस्में लगा सकते हैं। ये किस्में इस प्रकार हैं। पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, उन्नत पूसा बासमती जिसे पूसा 1460 कहते हैं, पूसा बासमती 6, इसे पूसा 1401 कहते हैं, पूसा सुगंध 5, पूसा बासमती 1509 जिसकी काफ़ी मांग है, हरियाणा बासमती 1, कस्तूरी, तरावड़ी बासमती और रणबीर बासमती, ये बासमती की और सुगंधित प्रमुख किस्में हैं। साथ ही कुछ किसान भाई संकर धान लगाना चाहते हैं, उसकी भी किस्में उपलब्ध हैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक क्षेत्र में संकर धान लगाएं, क्योंकि संकर धान से पैदावार अधिक मिलती है। औसतन 10 कुंटल प्रति हेक्टर संकर धान से हमें अधिक पैदावार प्राप्त होती है। तो संकर धान की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। PRS 10 ये सुगंधित संकर है जो हमारे संस्थान से निकला है, काफ़ी अच्छी पैदावार देता है और इसके दाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा PHB 71, KRS 2, इसको कर्नाटका राइस हाइब्रिड कहते हैं, बहुत अच्छा हाइब्रिड है। एरिज 6444, PA 6201, नरेंद्र शंकर धान 2, RH 204, पंत शंकर धान 3, DRRH 2, RH 5331, JKRH 3333 और सहयाद्री 5। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपने पूरे राज्यवार आपने किस्मों का जिक्र किया और अच्छी अच्छी किस्में बताई।
लेकिन किस्मों के बाद बारी आती है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और बीज का उपचार किस प्रकार से करें जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा पैदावार मिले और फसल में किसी प्रकार के रोग का प्रकोप ना हो, स्वस्थ पौध मिले, अच्छा उत्पादन ले सके। इसमें अगर एक हेक्टेयर में रोपाई हम कर रहे हैं तो लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करते हैं। उसके लिए अगर हमारी संकर किस्म है तो उसमें 18 से 20 किलोग्राम बीज लगता है। अगर महीन दाने वाली किस्म है तो कम बीज लगता है, वो 20 से 25 किलोग्राम है। और अगर मोटे दाने की किस्म है तो उसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही हमें स्वस्थ पौध दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम नमक का घोल बनाएं 10%। इसको बनाने के लिए 2 किलोग्राम हम सादा नमक लें जो बाज़ार में मिलता है और 20 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल में करीब 15-20 किलोग्राम बीज आप डुबो दें और फिर उसमें आप देखेंगे कि जो हल्के और कमज़ोर दाने हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उनको बाहर निकाल दें और जो स्वस्थ बीज है वो हमारा नीचे बैठ जाता है, उसको फिर इस पानी से अलग कर दें। फिर 3-4 बार इसकी धुलाई ज़रूर करें क्योंकि नमक इसमें नहीं रहना चाहिए। 3-4 बार साफ़ पानी से धुलाई करें। इसके बाद अब इसमें कवकनाशी और जीवाणुनाशी दवाइयों से इसका उपचार किया जाता है। इसके लिए हम जैसे 10 ग्राम बाविस्टीन लें और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों दवाइयों को 10 लीटर पानी में घोल बना लें और ज़रूरत के हिसाब से इसका आप घोल बना सकते हैं। यानी 10 ग्राम बाविस्टीन, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 10 लीटर पानी। और फिर इस घोल में जो हमारा बीज है उसको रात भर यानी 24 घंटे के लिए लगभग इस बीज को हम रखते हैं। इस 24 घंटे में जो फफूंदनाशी और ये जो हमारी दवाई है ये अवशोषित हो जाती है और अंदर बैठे हुए बीमारियों को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर देती है। अब इस बीज को हम टाट के बोरे पर बिछा देते हैं और ऊपर से फिर एक बोरा और ढक देते हैं और इसमें समय समय पर हम सिंचाई और फव्वारे से हम उसमें पानी के छींटे देते रहते हैं जिससे कि वो बीज हमारा नम रहे और उसमें अंकुरण हो जाए। इसके 24 से 36 घंटे बाद उसमें आप देखेंगे कि बीज अंकुरित हो गया है। ये अंकुरित बीज अब हमारा बुआई के योग्य हो जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छी तरह बीज का प्रयोग करते हैं, सही मात्रा में खाद डालते हैं, लेकिन कई बार जमाव भी अच्छा नहीं होता है और कई बार पौधों में जो पीलापन रहता है, तो इसका क्या कारण है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे किसान भाई स्वस्थ पौध तैयार कर सके और अच्छा लाभ कमा सके? देखिए, सिंचाई तो शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और जितनी हल्की सिंचाई करें वो उतना अच्छा होगा। और दूसरे, जैसे आपने समस्याएं पूछा, तो उसमें खरपतवार एक प्रमुख समस्या आ सकती है और कीड़े मकोड़े बीमारी भी कई बार हमारे उसमें खेत में आ जाते हैं। अगर खरपतवार आते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि हाथ द्वारा उनको हम बाहर निकाल के फेंक दें। और दूसरे, आप रसायनों द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे ब्यूटाक्लोर दवाई आती है 50 EC, इसकी 120 मिलीलीटर मात्रा लगभग 60 से 70 लीटर पानी में आप इसको घोल लें। 60 लीटर पानी बहुत होगा। और घोलने के बाद इसका जो बुआई की है, बुआई के 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उसका आप छिड़काव कर दें। आपके अधिकतर खरपतवार मर जाएंगे इससे। दूसरे, कई बार छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं जो पत्तों को खा सकते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। उसके लिए उपचार है क्लोरपायरिफास नाम की दवाई आती है। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और ये 80 लीटर घोल 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा, तो आपके कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे। दूसरा, कई बार नर्सरी हमारी, जैसे कुछ किसान भाइयों ने लगा ली होगी, पीली हो रही होगी क्योंकि शुरू में मान लो यूरिया नहीं दिया, DAP नहीं दिया या गोबर की खाद नहीं डाली, तो पीली हो सकती है। उस दशा में आप कोशिश करें कि 6 से 8 किलोग्राम यूरिया प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो है आप उसको छिड़क दें, तो नर्सरी का जो पीलापन है वो दूर हो जाता है। कई बार पीलापन यूरिया डालने के बावजूद भी दूर नहीं होता और वो नर्सरी हमारी पीली बनी रहती है। कई बार पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं और नर्सरी की बढ़वार भी रुक जाती है। उस दशा में हम मान सकते हैं कि उसमें आयरन की या लोहे की कमी आ सकती है। तो लोहे की कमी से बचने के लिए पहले तो ज़रूरी है कि खेत में लगातार हल्का पानी आप उसमें रखें, तो आयरन की या लोहे की कमी दूर हो सकती है। फिर भी रहती है तो आप आयरन सल्फेट का 0.5% का घोल बना लें और चूने का इसका आधा यानी 0.25% का घोल बना लें और ये करीब 60-70 लीटर घोल बना के आप प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में